माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की जो हिंदी ग्रामर की बुक है, जिसका हमारा नाम है हिंदी ग्रामर की बुक का अभिव्यक्ति और माध्यम। उसी की मैं आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ जो कि टर्म 1 के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी वीडियो। एंड उसी का क्लास 12 के लिए जो आ रहे हैं चैप्टर, वो 2 चैप्टर आ रहे हैं। एक चैप्टर नंबर 3 है और एक चैप्टर 6 है। तो क्लास 11 एंड 12 दोनों के लिए ही होती है ये बुक। तो चैप्टर 3 से ही स्टार्ट है क्लास 12 के लिए। तो आज हम 3 के एमसीक्यूज देखने वाले हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। चैप्टर का हमारा टाइटल है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। यानी कि इन 4 ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा माध्यम है जनसंचार का जो चारों ही जो ऑप्शन है वो चारों ही जनसंचार के माध्यम दे रखे हैं। अब आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो अनपढ़ लोगों के लिए, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उन लोगों के लिए वो उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट, सेकंड है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जिसको हम कहते हैं, थर्ड है पत्रिकाएं और फोर्थ है या फिर तीनों। तो मतलब जो एजुकेटेड पीपल नहीं है, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए तीनों ही यूज़फुल नहीं है। यानी कि इंटरनेट का भी वो यूज़ नहीं कर सकते, वो समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर का भी यूज़ नहीं कर सकते, और वो पत्रिकाएं का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। ये तीनों ही उपयोगी नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है। यानी कि सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक कहते हैं बहुत ज़्यादा जो खर्चीला जनसंचार माध्यम है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है रेडियो, बी ऑप्शन में है टेलीविज़न, सी ऑप्शन है समाचार पत्र या फिर डी ऑप्शन है इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। इंटरनेट जो है वही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम में आ जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है इंटरनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। तो श्रव्य का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। श्रव्य का मतलब होता है जो सुनने वाला है, यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं। तो जो सुनने वाला जनसंचार माध्यम है जिसको हम श्रव्य कहते हैं, वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है ये आपको पता लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट है, ए ऑप्शन में है समाचार पत्र है, बी ऑप्शन है रेडियो है, सी ऑप्शन है इंटरनेट है या फिर डी ऑप्शन है टेलीविज़न है। तो समाचार पत्र तो पढ़ने के लिए होता है, सुनने के लिए नहीं होता है, हमें पढ़ना पड़ता है न्यूज़पेपर। रेडियो जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट, बिकॉज जो श्रव्य यानी कि जो सुनने वाला है वो रेडियो ही होता है, रेडियो को हम सुन सकते हैं बस। और थर्ड है इंटरनेट, वो तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और जो टेलीविज़न है वो भी देखने के लिए भी होता है और सुनने के लिए भी होता है। तो जो सिर्फ सुनने वाला श्रव्य होता है वो रेडियो में आएगा आपका, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। तो मुद्रण हम कहते हैं लिखने वाली चीज़ को, यानी कि मुद्रण में आ जाएगा जो जैसे जो प्रिंट होती है, प्रिंट बेसिकली प्रिंट को हम कहते हैं हिंदी में मुद्रण। तो जो प्रिंट होती हैं चीज़ें, उसका जो स्टार्टिंग हुई, आरंभ हुआ, वो किस देश से हुआ। तो आपको बताना है, ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या फिर इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन से। यानी कि चीन से ही मुद्रण का आरंभ हुआ था, चीन में ही सबसे पहले मतलब जो प्रिंट है वो प्रिंट की स्टार्टिंग हुई थी मुद्रण की चीन से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया। यानी जो प्रेजेंट टाइम में हम छापे खाने का यूज़ होता है छपाई के लिए, यानी जो भी प्रिंट होता है, जो भी प्रिंट होती हैं चीज़ें वो छापे खाने की मदद से ही होती हैं। तो उसका छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है, ए ऑप्शन में है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है चिनमिन ने, सी ऑप्शन है निहाल सिंह ने या फिर डी ऑप्शन है जॉनसन ने। तो इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, गुटेनबर्ग ने ही छापे खाने का आविष्कार किया था, जिसको आज तक हम यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा भारत में पहला छापा खाना
कब लगा, यानी कि जो इंडिया में सबसे पहला जो छापाखाना लगा था तो वो कब लगा था, आपको बताना है ईयर, यानी कि किस सन में लगा था। तो ऑप्शन है ए है सन यानी कि 1556 में लगा था, या बी ऑप्शन में 1546 में लगा था, या सी ऑप्शन है 1656 में, या डी ऑप्शन है लास्ट 1576 में। तो जो सबसे पहला छापाखाना लगा था वो लगा था 1556 में। और कहाँ पर लगा था ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आएगा कि पहला छापाखाना कहाँ पर लगा था। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया। तो अभी हमने देखा भारत में जो सबसे पहले छापाखाना लगा था वो लगा था 1556 में। और कहाँ लगा था, ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, गोवा में, या फिर कानपुर में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोवा में ही लगा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो इंडिया में भारत में छापाखाना लगाया था वो गोवा के अंदर लगा था और 1556 सन में लगा था। तो यहाँ पर इसका 7th का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है, यानी कि समाचार लेखन की जो प्रभावशाली शैली है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है वर्णनात्मक शैली, वर्णन होता है इसमें, या बी ऑप्शन है विवेचनात्मक शैली है, या सी है प्रामाणिक शैली है, या ऑप्शन डी है लास्ट उल्टा प्रामाणिक शैली है। तो ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा उल्टा प्रामाणिक शैली होती है। समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्टा प्रामाणिक शैली होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दो उल्टा प्रामाणिक शैली में 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो इंट्रो आता है, सेकंड जो नीचे होता है इंट्रो के बाद आता है आपकी बॉडी का जो हिस्सा होता है वो आता है, इंट्रो के बाद हम बॉडी लिखते हैं, और बॉडी के बाद होता है समापन, जिसको हम निष्कर्ष भी कह देते हैं। तो ये तीनों जो है वो इसकी समाचार लेखन की शैली में आ जाते हैं, जिसका नाम है उल्टा प्रामाणिक शैली। इसके बारे में आप चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हैं, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है इनमें से कौन सा उल्टा प्रामाणिक शैली का अंग नहीं है। तो ये तो आप अभी आसानी से बता सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 3 अंग होते हैं, और कौन कौन से मैंने अभी आपको बताया तीनों के नाम। तो आप अब ऑप्शन देखिए और बताइए जो नहीं होता, यानी कि उल्टा प्रामाणिक शैली का जो अंग नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है मध्य भाग, बी ऑप्शन है बॉडी, सी ऑप्शन है इंट्रो, और डी ऑप्शन है समापन। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, जो कि मध्य भाग है, क्योंकि मध्य भाग उल्टा प्रामाणिक शैली का अंग नहीं होता है, यानी कि मध्य भाग इसमें इंक्लूड नहीं होता है। उल्टा प्रामाणिक शैली में 3 चीजें आती हैं, एक बॉडी, इंट्रो और समापन। समापन लास्ट में आता है, जिसको हम निष्कर्ष भी कहते हैं। और सबसे पहले इंट्रो आता है, इंट्रो पार्ट, फिर बॉडी आती है बीच में, फिर समापन होता है। बट यहाँ पर जो पूछा था वो पूछा था उल्टा प्रामाणिक शैली का अंग नहीं है, तो वो है यहाँ पर ऑप्शन ए मध्य भाग। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है उल्टा प्रामाणिक शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है। तो अभी आपको बताया मैंने कितने भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 3 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, नेक्स्ट ऑप्शन है सी 5 भागों में, या डी ऑप्शन है 2 भागों में बांटा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 3 भागों में ही बांटा जाता है उल्टा प्रामाणिक शैली को। 3 कौन कौन से अभी हमने पढ़े, इंट्रो, फिर आता है बॉडी, फिर आता है समापन। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए मैंने लिए हैं 2-3 क्वेश्चन उल्टा प्रामाणिक शैली से। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसे पूछा दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है। तो दृश्य किसे कहते हैं, दृश्य हम कहते हैं पिक्चर को, यानी कि जो दिखने वाली चीज़ होती है उसको कहते हैं दृश्य। जो पिक्चर है, इमेज कह लीजिए, या फिर पिक्चर कह लीजिए, या कोई दिखने वाली चीज़ जिसको हम दृश्य कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो वो दृश्यों का माध्यम जो है वो किस में अधिक महत्व होता है दृश्यों का। ऑप्शन है समाचार पत्र में, बी ऑप्शन है रेडियो में। तो रेडियो तो बिल्कुल नहीं, रेडियो में होता ही नहीं है दिखने के लिए, बस सुनाई देता है, वो श्रव्य माध्यम होता है।
थर्ड ऑप्शन है टेलीविजन में या फिर डी ऑप्शन है इंटरनेट में। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक महत्व होता है दृश्यों का वो होता है टेलीविज़न के अंदर। टेलीविज़न के अंदर दृश्य भी होते हैं और यानी कि दिखाई भी देता है और हम सुन भी सकते हैं। तो ये दृश्य और श्रव्य दोनों ही माध्यम आ जाते हैं टेलीविज़न के अंदर। तो और दृश्यों का सबसे ज़्यादा इसमें महत्व भी दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसने पूछा टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है। तो टेलीविज़न के लिए अगर कोई खबर लिख रहा है तो उसकी मौलिक शर्त क्या होती है। ऑप्शन ए है साहित्यिक भाषा में लेखन होना चाहिए, लिटरेचर होनी चाहिए, लिटरेचर वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। बी ऑप्शन है दृश्य के साथ लेखन होना चाहिए, यानी कि इमेज भी होनी चाहिए लेखन के साथ साथ। सी ऑप्शन है सनसनीखेज लेखन होना चाहिए और डी ऑप्शन है सामान्य यानी कि नॉर्मल लेखन होना चाहिए कोई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्यों के साथ लेखन होना चाहिए। यानी कि अभी हमने पढ़ा टेलीविज़न की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि उसमें हम देख भी सकते हैं, दृश्य भी दिखाई देते हैं, पिक्चर भी आती रहती है साथ के साथ। तो इसलिए यहाँ पर दृश्य के साथ लेखन होना आवश्यक होता है टेलीविज़न के लिए। अगर हम खबर दे रहे हैं तो उसकी ये भी शर्त होती है कि दृश्य के साथ लेखन होना चाहिए। सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा है हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई। यानी कि जो हिंदी में नेट पत्रकारिता होती है वो किस चीज़ के साथ स्टार्टिंग हुई उसकी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वेब दुनिया के साथ, बी ऑप्शन है दैनिक जागरण के साथ, या थर्ड ऑप्शन है सी दैनिक भास्कर के साथ, या डी ऑप्शन है राजस्थान पत्रकारिता के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, वेब दुनिया के साथ ही हिंदी में जो नेट पत्रकारिता है उसकी स्टार्टिंग हुई। एंड अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो आपको ये सभी क्वेश्चन आते होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक चैप्टर पढ़िए, रीड करिए, फिर आपको सभी आंसर आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। ये मैंने सभी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से ही निकाले हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने सभी ले लिए, यहाँ पर इंक्लूड कर दिए आपके लिए। तो 25 क्वेश्चन है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जिसने पूछा है क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है। यानी जो क्रिकेट मैच होता है उसका जो प्रसारण है वो किस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए है फोन इन के जरिए, बी ऑप्शन है एंकर पैकेज होता है, सी ऑप्शन है सीधा प्रसारण होता है, या डी ऑप्शन है एंकर बाइट के जरिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। इन सभी से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूरी पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा प्रसारण होता है क्रिकेट मैच के अंदर। आप देखते होंगे क्रिकेट जब मैच चलता है तो उसमें सीधा जो भी क्रिकेट मैच में चल रहा होता है नीचे मैदान में वही न्यूज़ में टेलीकास्ट होता है और वहीं से यानी कि उसको हम कह देते हैं कि बिल्कुल सीधा प्रसारण हो रहा है, जो वहाँ पर चल रहा है उसी को दिखाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सीधा प्रसारण यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट मैच के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा है आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक युग में यानी कि जो आज का समय चल रहा है तो आज के टाइम इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। ऑप्शन ए है द्वितीय दौर, ऑप्शन बी है तृतीय दौर, ऑप्शन सी है प्रथम दौर, या फिर ऑप्शन डी है लास्ट चतुर्थ दौर। यानी कि द्वितीय का मतलब होता है सेकेंड दौर चल रहा है, तृतीय मतलब थर्ड दौर चल रहा है, प्रथम यानी कि सबसे पहला दौर चल रहा है, या फिर डी ऑप्शन जो चतुर्थ यानी कि फोर्थ दौर चल रहा है। तो चतुर्थ फोर्थ को कहते हैं। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि तृतीय यानी कि तीसरा दौर चल रहा है आज के समय में इंटरनेट पत्रकारिता का। यानी कि पूरी दुनिया की बात करें तो जो इंटरनेट है उसका तीसरा दौर चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ। यानी अगर हम इंडिया की बात करें, अभी हमने देखा जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसका तीसरा दौर चल रहा है, लेकिन कहाँ पर चल रहा है वो आज के समय में, यानी कि पूरी दुनिया की बात हो रही है तो तीसरा दौर कहेंगे कि आज के समय में पूरी दुनिया के हिसाब से तीसरा दौर चल रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में कितना चल रहा है, तो हमारे भारत में जो है वो दूसरा दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का।
तो क्योंकि भारत में जो है काफ़ी टाइम के बाद स्टार्टिंग हुई थी इंटरनेट की, इसलिए भारत में जो है वो दूसरा दौर चल रहा है, लेकिन जो विश्व की बात करें तो विश्व में तीसरा दौर चल रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि जो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता है उसका दूसरा दौर कब स्टार्टिंग हुई थी दूसरे दौर की। तो ऑप्शन ए है 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में, या डी ऑप्शन है 2004 में। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 2003 में ही स्टार्टिंग हुई थी इंटरनेट पत्रकारिता की दूसरे दौर की। पहले दौर की कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1993 में जो फर्स्ट यानी कि पहला दौर है भारत में उसकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन दूसरे दौर की हुई थी 2003 में, और 2003 से अभी तक ये दूसरा दौर चल रहा है भारत के अंदर। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहते हैं। तो जब समाचार पत्र प्रकाशित होता है यानी कि प्रिंट जब होता है समाचार पत्र, तो उस समय जो आखिरी समय सीमा होती है समाचार पत्र, मान लीजिए आपका एक न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर का जो आखिरी पेज होता है उसको हम क्या कहा जाता है, यानी कि आखिरी समय सीमा को हम एक नाम देते हैं, वो क्या होती है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए है ब्लू लाइन कहते हैं, बी ऑप्शन है ब्लैक लाइन कहते हैं, सी ऑप्शन है रेड लाइन कहते हैं, या लास्ट डी ऑप्शन है डेड लाइन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि डेड लाइन ही कहा जाता है आखिरी समय सीमा को। समाचार पत्र जब प्रकाशित होता है तो उसकी आखिरी समय सीमा को कहा जाता है कि डेड लाइन, यानी कि डेड लाइन कंप्लीट हो चुकी है। समाचार पत्र का जो आखिरी जो हिस्सा है वो भी कंप्लीट हो चुका है, डेड लाइन हो चुकी है अब, यानी कि अब उसमें जगह नहीं बची है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेड लाइन ही उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है भारत के लिए इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा, पता होगा। तो भारत के लिए जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसका दौर कौन सा चल रहा है। ऑप्शन ए है पहला दौर, सेकंड ऑप्शन है दूसरा दौर चल रहा है, या थर्ड ऑप्शन है तीसरा दौर, या फिर डी ऑप्शन है चौथा दौर। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा दौर चल रहा है भारत के अंदर इंटरनेट पत्रकारिता का, क्योंकि इंटरनेट जो है भारत के अंदर काफ़ी टाइम के बाद स्टार्टिंग हुई थी इंटरनेट की, इसलिए अभी इंडिया के अंदर जो है इसका दूसरा दौर चल रहा है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इसका विश्व में तीसरा दौर चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का, तो इसलिए हमें दूसरे दौर पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है आज एक सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं। यानी कि अगर हम आज की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही लिखी हुई एक स्टेटमेंट, जिसमें बोला है कि पहले के टाइम में टेली प्रिंटर चलता था। तो टेली प्रिंटर पे क्या होता था, 1 मिनट के अंदर वर्ड की लिमिट थी कि आप 80 वर्ड्स को ही, यानी कि 80 शब्दों को ही एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते थे। और भेजने का माध्यम क्या था, वो था टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर से हम क्या करते थे पहले ज़माने में कि 1 मिनट के अंदर आप सिर्फ 80 वर्ड्स को ही सेंड कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, 80 शब्द। लेकिन आज की स्थिति में आज क्या है, आज के यानी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में आज हम 1 सेकंड के अंदर कितने शब्दों को भेज सकते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 60,000 वर्ड्स, या फिर बी ऑप्शन है 70,000 वर्ड्स, सी ऑप्शन है 80,000, या डी ऑप्शन है 90,000। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 70,000 वर्ड्स को हम, यानी कि 70,000 शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह आज हम भेज सकते हैं, वो भी 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में 70,000 शब्दों को हम सेंड कर सकते हैं। तो ये है ऑप्शन बी, इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही ली हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है टेलीविज़न की भाषा में कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको सहज माने जाते हैं। यानी कि इन चारों ऑप्शन में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको टेलीविज़न में कोई भी समाचार चलेगा तो उन समाचार, जो भी टेलीविज़न में समाचार चलेगा उसमें उन शब्दों का यूज़ किया जाता है और ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होता है और उनको सहज भी माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है क्रय विक्रय, खरीद बिक्री, स्थानांतरण, ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है। ये बी ऑप्शन है तबादला, पंक्ति, कतार,
या फिर ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है। सी ऑप्शन है कठिन शब्दों का यूज़ होता है। या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी का यूज़ होता है टेलीविज़न समाचार में। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तबादला, पंक्ति और कतार। ऐसे शब्दों का ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेलीविज़न की भाषा में, और इन शब्दों को सहज भी माना जाता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही है, अभिव्यक्ति और माध्यम की एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है क्रय विक्रय, खरीद बिक्री और स्थानांतरण। ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं हम टेलीविज़न के अंदर। जब टेलीविज़न की भाषा की बात आती है तो उसमें तबादला, पंक्ति और कतार, इन तीनों वर्ड्स यानी कि जो ऐसे शब्द होते हैं इनको ही सहज माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसे पूछा है आज पत्रकारिता के दृष्टिकोण से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से हिंदी की कौन सी ऐसी साइट है जिसको आज के समय में पत्रकारिता यानी कि स्पेशली पत्रकारिता के लिए वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यानी कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो ऑप्शन ए है एनडीटीवी को, बी ऑप्शन है हिंदुस्तान टाइम्स को, या सी ऑप्शन है बीबीसी को, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी, इन सभी को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 21 का वो है ऑप्शन नंबर सी, बीबीसी। बीबीसी एक ऐसी साइट है पत्रकारिता के लिए जिसको सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ यानी कि बहुत बेस्ट माना जाता है न्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, यानी कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा अखबार है, कौन सा न्यूज़पेपर है जो सिर्फ आपको इंटरनेट पर ही मिलेगा, उसका प्रिंट रूप में वो उपलब्ध नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट पर ही आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन ए है जागरण, बी ऑप्शन है अमर उजाला, सी ऑप्शन है भास्कर, डी ऑप्शन है प्रभा साक्षी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रभा साक्षी। जो है ये चारों ही अखबार के नाम है, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रभा साक्षी। प्रभा साक्षी एक ऐसा अखबार है जो जिसका आपको प्रिंट रूप नहीं मिलेगा, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर ही। तो ये सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है प्रभा साक्षी अखबार। सो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है वो समाचार जिसमें तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, कम से कम शब्दों में केवल सूचना दी जाती है, यानी कि वो समाचार एक ऐसा समाचार है जिसमें जो न्यूज़ होती है वो तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। एकदम तत्काल का मतलब होता है एकदम से ही, जैसे न्यूज़ हुई, कोई घटना घटी और एकदम से ही लोगों तक पहुंचा दी वो न्यूज़, और कम से कम उसमें शब्दों का यूज़ हुआ और सिर्फ सूचना दे दी कि भाई ये वाली न्यूज़ हुई है, ये वाला एक्सीडेंट हुआ है, बस एकदम सूचना दे दी, छोटी सी एक क्लिप बना के और लोगों को बता दिया। तो ऐसी न्यूज़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, बी ऑप्शन है एंकर बाइट, सी ऑप्शन है लाइव और डी ऑप्शन है एंकर विजुअल। तो ये चारों ही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और ये एग्जाम में अक्सर आया भी जाता है। और तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो फ्लैश है, जिसको हम फ्लैशबैक यानी कि जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ही ऐसी न्यूज़ होती है, ऐसा समाचार होता है ब्रेकिंग न्यूज़ में, जैसे कोई भी घटना घटी और एकदम लोगों तक पहुंचा दी, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हुआ और एकदम से तत्काल दर्शकों तक पहुंचा दी, छोटी सी क्लिप बना के कि ये वाला हादसा हो चुका है, और उसमें कम से कम शब्दों का यूज़ होता है, बस एकदम से दर्शकों तक वो खबर पहुँचाई जाती है। तो उसको हम फ्लैशबैक कहते हैं या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं उसको। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जिसने पूछा जब घटना के दृश्य या विजुअल प्राप्त हो तो उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, तो वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है एंकर पैकेज, बी ऑप्शन है एंकर बाइट, सी ऑप्शन है फोन इन और डी ऑप्शन है एंकर विजुअल। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। जब कोई घटना या दृश्य, घटना के जो भी दृश्य होते हैं, जैसे कोई भी घटना घटी, मान लीजिए कोई किसी बस का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी न्यूज़ देनी है, तो उसकी जब न्यूज़ देंगे तो उसके कोई भी इमेजेस यानी कि दृश्य, जिसको हम इंग्लिश में विजुअल कहते हैं। विजुअल हम किसे कहते हैं? दृश्य को, पिक्चर को हम दृश्य भी कहते हैं, विजुअल भी कहते हैं। तो उस घटना के हमें इमेजेस प्राप्त
प्राप्त हो गई, जो यानी कि जो पत्रकार हैं उसको उस घटना के जो विजुअल है यानी कि जो दृश्य हैं, इमेजेस हैं, वो प्राप्त हो गए हैं। तो उन दृश्यों के आधार पर खबर लिख रहा है। अब वो पत्रकार अब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जा रही है। तो उसको अब हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंकर विजुअल। विजुअल नाम में भी आ रहा है विजुअल। विजुअल का मतलब ये होता है दृश्य या फिर पिक्चर। तो पिक्चर आ रही है खबर में, दृश्यों के आधार पर खबर आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर एंकर विजुअल होगा। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 25, जिसे पूछा गया है जब खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण हो, घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जाएं, तो उसको क्या कहेंगे? यानी घटना में जो भी यानी कि कोई ऐसी न्यूज़ है, कोई ऐसा समाचार है जो घट गया और उसको आप घटना स्थल से यानी कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है किसी चीज़ का, आप मान लीजिए किसी चीज़ का एक्सीडेंट हुआ है तो आपको उसकी न्यूज़ पहुँचानी है। तो पत्रकार खुद वहां पर जहां एक्सीडेंट हुआ है उस जगह पर गए और वहीं से ही स्टार्ट कर दिया न्यूज़, यानी कि वहीं से तत्काल दर्शकों तक पहुंचाने, सीधा प्रसारण हो रहा है, यानी कि घटना स्थल से सीधे जो है वो टीवी में चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं ये आपको बताने। घटना स्थल से सीधा प्रसारण हो रहा है और जो भी इमेजेस हैं वहाँ के हर चीज़, वीडियो जो भी शो हो रही है वो डायरेक्ट टीवी पर शो हो जा रही है, यानी कि घटना स्थल से डायरेक्ट सीधा प्रसारण चल रहा है और तत्काल दर्शकों तक सीधी पहुँचाई जा रही है वो खबर। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एंकर बाइट, बी ऑप्शन है लाइव, सी ऑप्शन है फोन इन, डी ऑप्शन है ड्राई एंकर। तो इसको हम कहेंगे कि लाइव, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो जब कोई चीज़ लाइव चलती है, यानी कि अगर हम बात करें कोई भी घटना हो गई तो घटना होती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइव चला देते हैं, यानी कि जहाँ घटना घटी है ना वहीं कैमरामैन पहुँच जाता है, वहीं रिपोर्टर पहुँच जाता है, वहीं से डायरेक्ट टीवी पे वो हमें दिख जाती है, वो वहाँ से शूट करते रहते हैं, हमें टीवी पर दिखती रहती है। तो इसमें ये होता है कि वो घटना स्थल से सीधा प्रसारण हो रहा है, यानी कि वहाँ कोई एडिटिंग नहीं चल रही, मतलब बीच में रुकी नहीं, वो खबर बिल्कुल सीधा प्रसारण हो रहा है उसका टीवी पर। तो उसको हम कहेंगे कि लाइव चल रहा है, यानी कि कहते हैं ना लाइव शो चल रहा है। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs, जो कि मैंने खुद आपके लिए NCERT की बुक पढ़ के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सभी मैंने खुद टाइप करके आपके लिए बनाए थे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनकी भी हेल्प मिल सके अभिव्यक्ति और माध्यम की प्रिपरेशन करने में। MCQs उनको भी प्रोवाइड कर दीजिएगा आप शेयर करके वीडियो को। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो टर्म 2 की प्रिपरेशन है वो मैं करवाऊंगी अपने चैनल पे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मेरे चैनल पे स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड यहाँ पर हमारी वीडियो तो कंप्लीट हो गई है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।